अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक सवाल लिखा हुआ है, पहले द एज ऑफ मेजॉरिटी इज टू बी डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सर, लॉ ऑफ प्लेस क्या मतलब है ये बता दें। लॉ ऑफ प्लेस का मतलब है जो लॉ उस कंट्री में एप्लीकेबल हो रहा है होता है, मतलब जो लॉ उस वक्त एप्लीकेबल हो रहा होता है वो लॉ ऑफ प्लेस कहलाता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन वन साइड इज एग्जीक्यूटेड और कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड दोनों होते हैं। देखिए, प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन तो वो होती है ना जो दोनों तरफ से ही बाकी रह गई हो। वो कंसिडरेशन जो पार्शियली एक साइड से हो गई हो वो एग्जीक्यूटेड हो गई, आपकी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो, ठीक है। अगर कुछ दोनों साइड पे बाकी रह जाता है तो वो कहलाता है फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में एग्जीक्यूटेड होगा। और कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर स्टार्ट करते हैं। हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से स्टार्ट करना है। सर, एग्रीमेंट तो कंपनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज एक्सप्लेन कर दें। देखिए, पास्ट में अगर आपने कोई वॉलेंट्री सर्विस दी थी और उसके लिए किसी ने आपसे कोई एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी डूबते हुए इंसान को बचाया था और जब वो बच गया तो आपने एक सर्विस वॉलंटरीली की थी ना, वो बच गया, उसने बोला नहीं यार मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसने आपसे एक एग्रीमेंट कर लिया, तो ये क्या है, बेसिकली वो आपकी पास वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट ये चीज होती है। अच्छा जी सर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसीशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये क्लास से पूछ रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आप तकरीबन पहली क्लास का सवाल पूछ रहे हैं जो पहली क्लास में था, ठीक है। बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेज को अभी आप एक तरह से होल्ड कर लें, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज जो है इसके वो आगे आप नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, ये सवाल आप डेफर भी कर लें एक तरह से, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। क्योंकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपने तो ये देखा ना कि जब आपकी विल को इन्फ्लुएंस ना किया गया हो, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कितने तरीकों से नहीं किया जाता, कौन कौन से तरीके यूज किए जा सकते हैं आपके विल को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हर किसी में डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, ठीक है। किसी में आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है सिर्फ, किसी में आपको डैमेजेस भी ग्रांट हो जाते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये सवाल शायद तुमने व्हाट्सएप पे भी पूछा था, मैंने वहां पे भी इसको रेफर किया था। इसको अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा रुक जाओ, वहां पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, देखिए अगर नेसेसिटीज सप्लाई की गई हैं माइनर को, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, अगर वो माइनर को सप्लाई की गई हैं और माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी थी, तो वो तो उस नेसेसिटी के लिए लायबल होगी कि उसको बेच के उन नेसेसिटी की प्राइस उतारी जाए, कर्ज उतारा जाए। लेकिन अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल होती है। तो माइनर कुछ को नहीं किया जाती है, तो बेहतर ये है कि उसको आप रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे पूछते हैं इस तरह। ठीक है, तो अगर एक्सप्लेन करने वाली बात हो तो वो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर से सुन लिया करें, बाकी क्वेश्चन हो तो वो पूछा करें, ठीक है। स्टॉपल मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जब आप किसी फैक्ट से
डिनाई करते हैं तो बेसिकली वो स्टॉपर प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आपको किसी फैक्ट से डिनाई नहीं करने दिया जाता कि आपने एक डिक्लेरेशन दी, एक फैक्ट दिया जिस पे बिलीव करते हुए अगले ने कोई काम कर दिया, तो फिर बाद में आप उस फैक्ट से मुकर नहीं सकते। जिसमें मैंने बहुत एक आसान सी एग्जांपल दी थी कि अगर मालिक मकान ने किराएदार को बोला कि आप जो है काम जो मंथली किराया आप देते हैं उसमें से डिडक्ट कर लिएगा, अगर ऐसी बात बोली और उसकी ना मैं तो अभी डिडक्ट करने दूंगा, तो वहां पे कोर्ट स्टॉपर प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। कोर्ट कहेगा कि भाई आपने पहले एक डिक्लेरेशन दी थी, एक फैक्ट दिया था, जिस सच पे बिलीव करते हुए इस शख्स ने काम कराया, तो आप इसको पेमेंट करें। ठीक है, तो ये स्टॉपल हो गया आपका। अच्छा जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी है जिनमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं है? जी, हमने पढ़े थे नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि इस तरह से भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकते हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं होती। तो नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस पढ़ी थी, उसको आप देख लेना। उसमें वो तमाम चीजें मेंटेन है, टाइम बार डेट है, नेचुरल लिमिट ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, कंप्लीटेड गिफ्ट, ये सारी चीजें उसमें मौजूद है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। ठीक है, पहले तो सुने कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है। बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यकीनन सी बात है दोनों पार्टियां एक परफॉर्मेंस के ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना, कि मैं परफॉर्म करूंगा और आप भी परफॉर्म करेंगे। दोनों पार्टियों ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है। अब बाज औकात क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को ब्रीच कहते हैं, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ते हैं तो बाज औकात ऐसा होता है कि जो कोर्ट आपको डैमेजेस वगैरह देता है पैसे की सूरत में, वो कभी कभी नाकाफी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सुने, एक प्लॉट तुम अपने घर के लिए खरीद रहे हो तुमने किसी से डीड करी, ठीक है, तुमने एक प्लॉट पसंद करा, एक एरिया में तुमने डीड करी, और अगर वो डीड बाद में वो बंदा प्लॉट देने से मुकर जाए तो कोर्ट क्या करेगा, आपको डबल एडवांस वापस करा देगा और आप इसमें खुश भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप घर के लिए ले रहे थे। लेकिन अगर एक प्लॉट आप एक फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री के लिए लिया, आपने तमाम साइट वगैरह देखी, जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान स्टील मिल की बात करूं तो ये एक बहुत देख के जगह चूज की गई थी ना, कि रेलवे ट्रैक भी करीब है, उन्होंने रेलवे को भी वहां से जोड़ दिया था। ठीक है, वेस्टेज के लिए समंदर भी करीब है, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए जगह प्लान की गई थी। ठीक है, अगर इस तरह की तुमने कोई फैक्ट्री वगैरह की करनी है तो इसके पीछे तो एक पूरी फिजिबिलिटी स्टडी होती है ना, एक आपकी कॉस्ट इनकर हो जाती है कि भाई मैंने ये चीजें करनी है, इसको पैसे दिए हुए थे, आपने तमाम एक कॉस्ट इनकर हो गई, आपने सारी चीजें कर ली डिसाइड। उसके बाद क्या हुआ जनाब, वो साहब जो थे उन्होंने आपको प्लॉट देने से मना कर दिया कि कोर्ट मुझे तो वही प्लॉट चाहिए जो मैंने पसंद किया था, क्योंकि पैसे मेरे लिए रेमेडी पे ग्रांट करते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक साहब थे बहुत मशहूर पेंटर, उन्होंने बाद में मना कर दिया, अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पे आप ग्रांट करें, हो सकता है उनकी स्किल ऐसी हो जिसका कोई मध्य मुकाबिल ही ना हो, तो वहां पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड ग्रांट कर देगा। ठीक है कि ठीक है भाई, वो आपके फेवरेट थे, आपने करना है ये काम।
ठीक है, अब सही है। एक मिनट। अब बताएं, अब तो आवाज का इशू नहीं आ रहा? कुछ स्टूडेंट्स को आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्लियर है आवाज? कोई बता दे मुझे। सर आवाज का बता दें, कोई होस्ट में से मुझे बता दें। ठीक है, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। तो बात वही करूंगा मैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वहां पे आप कोर्ट कहेगा कि जनाब अब जो है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दें हमें। जो आप कोर्ट को कहेंगे कि पैसे मेरे लिए रेमेडी नहीं है, तो मुझे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दें। ठीक है, तो अब इसी तरह से माइनर भी है। अब माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो माइनर को कभी भी कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता कि आप जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें। किसी भी सूरत में माइनर को कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। क्लियर है? एक बार दोबारा सुन लें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब की जाती है? जब आपके लिए पैसे जो हैं वो एक सफिशिएंट रेमेडी ना हो, आपको पैसों से मतलब ना हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीड। वही बात के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के क्या मायने होते हैं कि एक्चुअली जो डील हुई है वही डील परफॉर्म की जाए, कोई उसके अगेंस्ट में दूसरी रेमेडी आपको ना दी जाए। जो एक्चुअल डील हुई है वही डील आप परफॉर्म करेंगे। Since an agreement since an agreement by a minor is absolutely void, the court will never direct a specific performance of such an agreement by him. ठीक है, पहली बात कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही माइनर के साथ वॉइड होता है, इसलिए कोर्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं करेगा माइनर को कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर ऐसे परफॉर्मेंस में जा सकते हैं जो कि, ठीक है, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में माइनर के जा सकते हैं जो कि माइनर के गार्जियन ने करे हुए हो माइनर के बिहाफ पे। और दूसरा देखें, द कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ अ गार्जियन और मैनेजर। कि पहली बात कि वो तो उसकी अथॉरिटी में आते हो जो भी गार्जियन वगैरह है। दूसरी बात कि वो माइनर के बेनिफिट में हो, क्योंकि देखिए कोर्ट हमेशा यही चाहता है कि माइनर का बेनिफिट हो। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर के लेन देन के लिए किया गया है, अगर वो गार्जियन की अथॉरिटी में आता था और वो माइनर के बेनिफिट में था, तो सिर्फ कोर्ट ग्रांट करेगा माइनर को कि स्पेसिफिकली कोर्ट केस को परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए। अदरवाइज कभी भी माइनर को डायरेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
करे। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है? वही परफॉर्मेंस जो डिसाइडेड थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, जो बात कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुई थी वही बात आप करें, उससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है जी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है? दर हकीकत यार तीसरा इंटरनेट यूज कर रहा हूं मैं, जोंग देख लिया, पीटीसीएल देख लिया, अब टेलीनॉर का यूज कर रहा हूं। अब पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेसिकली है कि एक्चुअली जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुई थी वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए, जो चीज डिसाइडेड थी। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीड, कि जो बात एग्री हुई है वही बात परफॉर्म की जाए। तो गार्जियन को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोट नहीं कहता, सिवाय तब जब कॉन्ट्रैक्ट जो वो विद इन द अथॉरिटी ऑफ गार्जियन या मैनेजर हो, या वो माइनर के बेनिफिट में हो। दो चीजें होंगी, दोनों का पूरा होना जरूरी है। एक तो वो उसकी अथॉरिटी में भी आता हो गार्जियन की, दूसरा वो माइनर के बेनिफिट में भी हो, तो ही कोर्ट सिर्फ ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। माइनर पार्टनर, सर ये जो आप लिख रहे हैं स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, ये बात होके गुजर चुकी है, आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन करी होगी, क्योंकि क्लास के शुरू में ही मैंने स्टॉपल भी बता दिया था, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो क्लास के हम बीच में नहीं कर सकते ये चीज डिस्कस। ठीक है जी। माइनर पार्टनर, देखिए माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पहली बात तो क्योंकि पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है ना बिटवीन द पार्टनर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है पार्टनरशिप भी। तो क्योंकि माइनर एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आता है, तो कोर्ट सॉरी, तो माइनर को पार्टनर बनना अलाउ नहीं है, माइनर किसी भी जगह पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो माइनर को अलाउ कर देता है पार्टनर बनना। किन सूरत हाल में? दो चीजें पूरी होनी चाहिए, पहली बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, दूसरी माइनर के बिहाफ पे उसका कोई गार्जियन साइन करेगा। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करेगा डीड, जो सिग्नेचर करेगा, वो माइनर का गार्जियन करेगा उसके बिहाफ पे। देखिए बातों का क्या होता है, ए बी सी डी चार लोग पार्टनर थे, ठीक है, डी की डेथ हो गई। अब डी की डेथ हुई तो ये भी डर है कि पार्टनरशिप टूट ना जाए, पार्टनरशिप टूट भी सकती है ना आपस में। तो इस वजह से इसको बचाने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा माइनर को डी के बेटे को पार्टनर कर लो। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ फर्म का बेनिफिट आ गया। फर्म बेसिकली क्या होती है? कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर। ठीक है, जब कलेक्टिवली बोलते हैं हम तमाम पार्टनर्स को, तो फर्म कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या है, फर्म का बेनिफिट आ गया कि फर्म को टूटने से बचाया जा रहा है। जब फर्म को टूटने से बचाया जा रहा है तो आपने डी के बेटे को पार्टनर अपॉइंट कर लिया, जो कि उसके गार्जियन ने एग्जीक्यूट करी डीड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बात क्या जरूरी है कि माइनर जब भी पार्टनर होगा वो तमाम पार्टनर के कॉन्सेंट से शामिल होगा, सिर्फ मेजोरिटी को आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर थे, आपने कहा 3 पार्टनर कह रहे हैं माइनर को पार्टनर कर लो, 2 मना कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है पार्टनर कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको तमाम के तमाम पार्टनर्स का कॉन्सेंट चाहिए। अगर 5 में से एक भी मना कर रहा है तो माइनर पार्टनर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो 3 बातें हो गई। पहली बात कि एक तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा, तमाम पार्टनर्स की रजामंदी होगी। दूसरी बात, फर्म का बेनिफिट होना चाहिए इसमें। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर का गार्जियन करेगा। अच्छा, यहाँ पे जब माइनर पार्टनर बनता है तो माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह तो देख सकता है, लेकिन जो सिक्रेसी है, जो राजदारियां हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, उनमें माइनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह इंस्पेक्ट कर सकता है, ये तमाम चीजें देख सकता है। अब देखिए पार्टनरशिप में यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, कि पार्टनर जो है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन माइनर जो है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो उसमें हिस्सा ले बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा आप आ जाए, एक और मजीद इसमें बात करेंगे कि बातों का ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप फर्म को फिर नुकसान होने लगता है, और नुकसान होते होते पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लोज हो जाती है। आपने इंटर कॉमर्स के जो है उन्होंने पीओसी में पढ़ा होगा कि अगर किसी की वजह से, देखें, फर्म को लॉस होने का मतलब क्या है कि आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, यही है लॉस, कि लाइबिलिटीज आपकी पूल हो जाती हैं, बढ़ती रहती हैं।
तो आपने पीओसी में प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में पढ़ा होगा, और वैसे भी पढ़ा हुआ होगा कि अगर किसी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस जो एसेट्स होते हैं वो डेट पे करने के काबिल नहीं होते, कम पड़ रहे होते हैं, तो पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाते हैं। ठीक है, एक तो वो कैपिटल होता है जो बिजनेस में लगा होता है, वो तो ऑलरेडी यूज हो ही जाता है। अगर उसके अलावा भी कोई पैसा हो तो फिर पार्टनर्स अपने घर से पैसे लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनर जो बरी जिम्मा है, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉसेज हो रहे हैं तो माइनर का शेयर सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूट होगा जितना बिजनेस में लगा हुआ था। माइनर अपने घर से कुछ नहीं लाएगा, लेकिन बाकी पार्टनर्स अपने घर से भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो माइनर एज अ पार्टनर में आपने ध्यान में रखनी है कि माइनर का जो पैसा बिजनेस में लगा था, जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट हुआ होता, सिर्फ वही यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा माइनर अपने घर से कुछ भी पैसे नहीं लाएगा। डिसीजन मेकिंग में माइनर पार्ट नहीं ले सकता। हाँ, इस बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। तीसरा, तमाम कॉन्सेंट से आएगा पार्टनर्स के, तमाम पार्टनर का कॉन्सेंट होना चाहिए, फर्म का बेनिफिट होना चाहिए, और माइनर के गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, माइनर एजेंट बिल्कुल बन सकता है। प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिश्ता होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। कि एजेंट क्या होता है, जिसको ऑथराइज कर देते हैं आपके, वो आपके बेहाफ पे काम करता है। ठीक है, माइनर को अलाउ है, माइनर को आप एजेंट बना सकते हैं अपना, और माइनर को आप एजेंट बनाएंगे तो ये भी याद रखिएगा, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करते हैं, किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो वो एजेंट जितने भी काम करता है, जितने भी काम वो कर रहा होता है, वो तमाम के तमाम आपके बेहाफ पे कर रहा होता है। और जब आपके बेहाफ पे करता है तो वो आपको बाइंड भी कर रहा होता है। ठीक है, वो आपको अपने हर एक्ट से बाइंड कर रहा होता है। तो अगर माइनर को बिल्कुल लॉ अलाउ करता है, आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और माइनर कोई भी एक्ट करेगा उसके लिए पर्सनली कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल को रखने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि वो तो कॉम्पिटेंट है ना, उसकी तो समझ बूझ है, वो तो मेजर था, तो वो तो कॉम्पिटेंट था। उसको रखने से पहले सोचना चाहिए था कि वो एक बच्चे को जब अपना एजेंट रखेगा और बच्चा कल को कोई हरकत करेगा तो वो बाउंड हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी माइनर का प्रॉपर्टी में हिस्सा हो तो उसके बिहेव पर उसके गार्जियन प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। ये बिहेव नहीं, शायद आप बेनिफिट लिखना चाह रही थी। हाँ, देखें, गार्जियन को अथॉरिटी हो, पहली बात। दूसरी बात, वो माइनर के बेनिफिट में हो। ठीक है, तो सिर्फ सेल आउट वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर, अगर गार्जियन कोई डील करे ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर एंड गार्जियन डिडंट परफॉर्म प्रॉमिस, विल इट बी इन्फोर्सेबल? देखिए, बिहाफ ऑफ माइनर वो तब करेगा जब उसकी अथॉरिटी हो। दूसरी बात क्या है कि वो चीज माइनर के बेनिफिट में हो। ठीक है, तो इन्फोर्स किया जाएगा, अदरवाइज इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। और माइनर के बेनिफिट में होगी तो गार्जियन लाजमी करेगा। माइनर एजेंट दोबारा बता दें, देखिए, माइनर को आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। माइनर को बिल्कुल आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एजेंट जो भी काम करता है वो आपके बेहाफ, प्रिंसिपल के बेहाफ पे करता है, और प्रिंसिपल पर्सनली लायबल हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपना घर बिकवा रहे होते हैं तो स्टेट एजेंट जो होता है वो जितने भी काम कर रहा होता है वो आपके बेहाफ पे कर रहा होता है ना, तमाम के तमाम काम वो आपके बेहाफ पे करता है। ठीक है, तो जब वो आपके बेहाफ पे काम करता है तो आप भी बाउंड हो रहे होते हैं। वो सेल डीड वगैरह सारी चीजें बना रहा होता है और आप बाउंड होते जा रहे होते हैं। ठीक है, अब वहां पे उसकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है कि वो सिग्नेचर नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे आप अथॉरिटी उसकी ज्यादा भी कर सकते हैं। तो माइनर जितने भी एक्ट करेगा उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा, तो माइनर को आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्ट वो करेगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, वो आपको बाउंड करता जाएगा अपने एक्ट से। फाइलिंग सूट मतलब केस करना। फाइलिंग सूट के मायने होते हैं केस करना। अच्छा, ब्रिज के मायने होते हैं तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रेक का वर्ड यूज नहीं करते, ब्रिज का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर और एजेंट ज्वाइंटली कर ले, वेयर अ माइनर एंड एन adult joint venture agreement, another person, the minor has no liability that can be imposed against the adult. देखिए, अगर कोई मेजर और माइनर, मतलब एक प्रॉपर बंदा बड़ा और एक माइनर मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले किसी से, कुछ पैसे उधार ले लें कि हम दोनों आपको वापस करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए, ए और बी, ए जो थे वो माइनर थे और बी जो थे वो मेजर थे, इन दोनों ने मिलके सी से 1000 रुपए उधार ले ली।
ठीक है, और इन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि 500 रुपए हम दोनों आपको वापस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो बाउंड है वो सिर्फ बी है। ए तो माइनर थे तो ए निकल गए, बी पूरे 1000 रुपए के लिए बाउंड है कि वो उनके खिलाफ ही इन्फोर्स कर सकते हैं, इसी ए के खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर एडल्ट और माइनर ज्वाइंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट दर हकीकत पूरा का पूरा एडल्ट के अगेंस्ट में ही इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 रह गया मैंने, थैंक यू। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 था माइनर एंड इनसॉल्वेंसी। पॉइंट नंबर 9 था माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। अ माइनर कैन नॉट बी एजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट फॉर, देखिए इंसॉल्वेंट क्या होता है बेसिकली, पहले ये समझें। इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके पर्सनल एसेट्स पर्सनल लाइबिलिटीज से कम हो जाए, दिवालिया निकलना जिसे आप कहते हैं। ठीक है, आप पर्सनली भी, आपके कुछ एसेट्स भी होते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे बाकी चीजें एसेट्स में आ रही होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं जो आप उधार लेते हैं लोगों से। ठीक है, अगर आपके पर्सनल एसेट्स पर्सनल लाइबिलिटीज से कम हो जाएं तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। अगर आप लोगों से एग्रीमेंट कर करके उधार लिए जा रहे हैं और कल को आप उनको पे ऑफ नहीं कर पाते तो कोर्ट आपके एसेट्स भी कम हो जाएंगे, बेच के भी पे ऑफ नहीं हो पा रहा उनको, क्योंकि एसेट सेल होंगे ना आपके, तो वो भी बेच के पे नहीं हो रहा, तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, माइनर क्योंकि इनकैपेबल है किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने के डेट्स वगैरह के लिए, तो माइनर कभी भी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा। इवन देखें ना आप, माइनर को आप नेसेसिटीज जो सप्लाई करते हैं उसके लिए भी उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है, पर्सनली लायबल नहीं होता कि उसको उतारने भले नौकरी करके उतारे कैसे भी उतारे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टी थी तो ठीक है, आपने बेच के पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी नहीं थी तो पैसे जाया हो गए आपके नेसेसिटीज के, कभी भी रिकवर नहीं होंगे। ठीक है, तो माइनर क्योंकि डेट के कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता किसी से, इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो माइनर कभी सॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि माइनर फाइलिंग सूट माइनर करेगा या नहीं और उस पर सू किया जाएगा या नहीं। देखिए, माइनर पे सूट फाइल होगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो है। ये बात हमने करी थी कि एग्रीमेंट क्योंकि माइनर का वाइड एब इनिशियो तो माइनर पे होता नहीं, और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स भी नहीं होती, वो सिर्फ उसी वक्त होती है जब माइनर खुद विक्टिम बन के, एजरीफ पार्टी प्लेंटिफ बन के कोर्ट का रुख कर ले, तो वहां पे रिस्टोरेशन वगैरह होती है, तो माइनर वहां पे सूट फाइल कर देता है। लेकिन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है, लॉ की नजर में वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता तो सूट भी फाइल नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, माइनर मेजर मिल माइनर थे, बी मेजर थे, इन दोनों ने मिलकर सी से उधार लिए और कहा 500 दूंगा, 5 देंगे। यहाँ पे ए और डी मिलके 1000 रुपए लिए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे 1000 रुपए के लिए बी अकेले लायबल है, क्योंकि ए जो है वो माइनर है, तो ए के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। जब भी माइनर और मेजर मिलके ज्वाइंटली किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेजर के अगेंस्ट में इन्फोर्स होगा, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, माइनर इंसॉल्वेंट, देखें इंसॉल्वेंट क्या होता है, वो शख्स होता है जिसके पर्सनल एसेट्स पर्सनल लाइबिलिटीज से कम हो जाते हैं। ठीक है, जिसके एसेट्स कम हो जाए, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए, जब आप पे नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट क्या करता है, आप कोर्ट में केस जाते हैं लोग आपके खिलाफ, जब कोर्ट जाते हैं कोर्ट बोलेगा ठीक है इनका घर वर सब जो है वो सेल कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर लाइबिलिटी थी 2 लाख की, आपका घर बिका 1 लाख का, घर वगैरह बेच के सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेच के सारी चीजें बेच बाच के भी 1 लाख का डेफिसिट आ रहा है, आप उतार ही नहीं सकते, तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगा ये शख्स इंसॉल्वेंट है अब। ठीक है, ये इंसॉल्वेंट है, इसका दिवालिया निकल चुका है। माइनर क्योंकि कभी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं हो सकता। ठीक है जी, सर जो स्टूडेंट्स लोन की आप बात पूछ रहे हैं, स्टूडेंट लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती हैं और डायरेक्टली स्टूडेंट को नहीं देते, वो स्टूडेंट के बिहाफ पे गार्जियन को ही देते हैं।
ठीक है, तो इसकी डिपेंड करता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपकी डिसाइड हुई हुई थी। सर जब माइनर से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से ही वॉइड है तो लॉ ने इतनी लिमिटेशंस क्यों निकाल दी हैं? अब ये तो यार लॉ से पूछना पड़ेगा कि क्यों निकाल दी हैं। ठीक है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, ये तो तुम्हें लॉ जिन्होंने लिखा है वो बता सकते हैं। तो कयामत के दिन पूछ लेना उनसे कि आपने इतनी लिमिटेशंस क्यों लगा दी, क्योंकि ये बहुत पहले लिखा गया है, तो लिखने वाले भी अब दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, वाइड एब इनिशियो है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि माइनर के बिहाफ पे गार्जियन वगैरह कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए लॉ ने बाकी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, श्योरिटी फॉर अ माइनर, देखें श्योरिटी क्या होता है पहले तो ये सुने, जब कोई किसी की गारंटी ले ले तो वो श्योरिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक बाइक लेने जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, तो वहां पे बाइक वाला भी, शोरूम वाला आपको कहता है कि भाई गारंटी कौन लेगा, गारंटर कौन है। वो गारंटर क्यों मांग रहा होता है कि कल को अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो वो क्या करेगा, आपके गारंटर को पकड़ लेगा कि आप पैसे दीजिए। यही सूरत हाल है ना, कि कल को अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो वो क्या करेगा, आपके गारंटर को पकड़ेगा कि आप पैसे दीजिए। ठीक है, यही है। तो बेसिकली जो गारंटर होता है वो श्योरिटी कहलाती है, जो भी आपकी गारंटी लेता है। अगर कोई शख्स माइनर की गारंटी ले रहा है, देखिए अगर कोई शख्स माइनर की गारंटी ले रहा है तो दर हकीकत वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर से हो ही नहीं रहा, वो डायरेक्ट उसी से हो रहा है। क्योंकि देखिए माइनर तो लायबल होता ही नहीं है। जब माइनर लायबल ही नहीं होता और आपने एक माइनर को, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 18 साल से कम थी, आप अपने एक कजन को ले गए गारंटी के लिए कि चलो यार, वो मेजर था, ठीक है, आपने कहा यार ये मुझे बाइक नहीं दे रहा शोरूम वाला, मैं इसको इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, तुम एक काम करो, तुम जो है वो मुझे बाइक दिला दो गारंटी लेके। ठीक है, कजन ने कहा ठीक है भाई, रिश्तेदारी है कर लेते हैं। आप तो थे माइनर, आपने जनाब बाइक ली, उसने मतलब जमानती आपका, ठीक है, तो हकीकत आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, वो डायरेक्ट जाके गारंटर को पकड़ लेंगे, श्योरिटी को। तो दर हकीकत ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, अगर इसको आप थोड़ा गौर से देखें तो आप तो इसमें थे ही नहीं शुरू से एक तरह से, क्योंकि आप तो थे माइनर। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही उन दोनों के बीच में था। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने जाएगा, नॉर्मली गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि पहले जो डेटर है मतलब आपके अगेंस्ट में इन्फोर्स करते हैं, नहीं होता तो फिर श्योरिटी के बाद जाते हैं। जो भी मतलब इस तरह के सिनेरियो होते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं उसके भी। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सीन ये है कि वो उसके खिलाफ जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आपसे ही पैसे लेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे ही लेगा। तो दर हकीकत ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हो ही डायरेक्ट श्योरिटी और माइनर क्रेडिटर के बीच में रहा है, आपका तो कोई लेना देना है ही नहीं। प्रॉपर्टी में अगर माइनर का भी हिस्सा है तो माइनर का हिस्सा उसके पेरेंट्स ले सकते हैं, इसका डिपेंड करता है, कोर्ट गारंटर कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर देता है पेरेंट्स को। ठीक है, अगर दादा की विरासत बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं, दादा की विरासत मिली है तो कोर्ट दर हकीकत गार्जियन अपॉइंट कर देता है माइनर की प्रॉपर्टी पे पेरेंट्स को। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जब माइनर मेजर बन जाए, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, नो रेटिफिकेशन अलाउड। माइनर को कोई रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के टाइम पे करा था तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता मेजर बन के, सब्सिक्वेंट अडॉप्शन अलाउ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए पोजीशन ऑफ माइनर पेरेंट्स। माइनर के वालिदैन की क्या पोजीशन होती है? श्योरिटी फॉर माइनर दोबारा बता दें शुरू, देखें श्योरिटी क्या होता है, बेसिकली वो शख्स होता है जो गारंटी लेता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आप बाइक लेने जाएंगे, बाइक वाला बोलेगा गारंटर कौन है, तो जो गारंटी ले रहा है वो श्योरिटी है, जो आपकी गारंटी लेगा वो कौन होगा, वो श्योरिटी हो जाएगा। ठीक है। तो आप माइनर थे, आपने कहा यार मैं बाइक लेना चाहता हूँ शोरूम से, आप शोरूम पहुंच गए। जब आप शोरूम पहुंचे तो उसने कहा गारंटर कौन है, आपने अपने कजन को गारंटर शो करा दिया जो कि मेजर था। ठीक है, आपने अपने कजन को शो करा दिया, और कल को आप पैसे नहीं दिए आपने, तो वो डायरेक्ट आपके कजन को ही पकड़ेंगे, आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि दर हकीकत ये कॉन्ट्रैक्ट उसके श्योरिटी और डायरेक्ट क्रेडिटर के बीच में ही हुआ था। माइनर तो किसी तरह से अलाउ ही नहीं था इसमें, लेकिन क्योंकि उसने खुद गलती करी, आपके कजन ने कि एक माइनर की जिम्मेदारी ली, तो वो खुद भुगतेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दर हकीकत उसके और क्रेडिटर के ही बीच में हुआ है। ठीक है जनाब।
10th पॉइंट दोबारा पूछा है, आसान सा पॉइंट है 10वां। ये पता नहीं आप क्यों इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर और एडल्ट मिलके कर लें तो वो कॉन्ट्रैक्ट दर हकीकत पूरा लायबल एडल्ट होता है। मतलब दो लोगों ने, एक बच्चे ने और आपने मिलके उधार ले लिया किसी से, तो वो पूरा का पूरा उधार आपने ही वापस करना है, बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है ये। Position of minor parents. The parents of a minor are not liable for agreement made by a minor, whether the agreement is for the purchase of necessary or not. The parents can be held liable only when the child is contracted as an agent of the parents. देखिए माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके पेरेंट्स लायबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि माइनर के साथ वाइड एब इनिशियो है, कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते। लेकिन माइनर कोई भी चीज कर रहा है, कोई भी एग्रीमेंट्स कर रहा है जो कि माइनर बना रहा है या आप माइनर के साथ कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स लायबल नहीं होते जब तक के पेरेंट्स उसको अलाउ ना करेंगे हाँ जाके कर लो। अगर पेरेंट्स उसको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ जाके लोगों से कांटेक्ट करो, तो इसका मतलब है पेरेंट्स उसको अपना एजेंट शो करा रहे हैं, और एजेंट शो करा रहे हैं का मतलब ये है कि प्रिंसिपल लायबल होता है, यानी पेरेंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल हो गए तो पेरेंट्स लायबल हो गए, वरना वैसे माइनर के पेरेंट्स की लायबल नहीं होते माइनर के किसी भी एग्रीमेंट में। देखिए जो बाइक माइनर ने ली थी वो भी वापस होगी अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। जनाब वो बाइक तो आप ले गए, वो तो आपके कजन से पैसे लेगा ना, बाइक तो कजन के पास है ही नहीं, आपके पास तो वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली माइनर के पेरेंट्स की पोजीशन भी आप समझ गए कि माइनर के पेरेंट्स की पोजीशन क्या होती है। कि माइनर के पेरेंट्स की पोजीशन ये है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर माइनर करता है उसके लिए पेरेंट्स लायबल नहीं है। हाँ, अगर पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि आप जाके एग्रीमेंट करो, तो इसका मतलब है वो पेरेंट्स के बिहाफ पे कर रहा है, पेरेंट्स के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो उन एग्रीमेंट्स के लिए पेरेंट्स लायबल है जिनमें वो खुद परमिशन दे रहे हैं, अदरवाइज लायबल नहीं है। माइनर शेयर होल्डर, देखिए शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास कंपनीज के शेयर्स होते हैं। पब्लिक कंपनीज जो होती हैं आपको पता है वो अपने शेयर्स इशू करती हैं, बहुत कॉमन टर्म है, आप फेमिलियर भी होंगे इससे। ठीक है, तो शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं और उसको परचेज करें। माइनर कभी भी डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, डायरेक्टली माइनर कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। हाँ, अगर माइनर के पेरेंट्स ने शेयर्स वगैरह लिए हुए थे और पेरेंट्स की डेथ वगैरह हो गई तो वो उसके फेवर में ट्रांसफर जरूर हो जाएंगे, लेकिन माइनर डायरेक्टली कोई भी शेयर परचेज नहीं कर सकता। सर जब पेरेंट लायबल नहीं है तो फिर कौन होता है पहले केस में? सर कोई भी लायबल नहीं है। माइनर को इनकॉम्पिटेंट कहा है, लेकिन दूसरा तो कॉम्पिटेंट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको सोच समझ के माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि कल को ये लायबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, माइनर शेयर परचेज नहीं कर सकता डायरेक्टली। हाँ, वो अलग बात है कि माइनर के पेरेंट्स ने शेयर परचेज किए हुए थे और उनकी डेथ हो गई, तो वो शेयर्स माइनर के अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएंगे नाम पे, तो ट्रांसफर तो हो सकते हैं, लेकिन माइनर डायरेक्टली कोई भी शेयर परचेज नहीं कर सकता। अब लास्ट हेडिंग है ये माइनर के हवाले से। ठीक है, माइनर्स लाइबिलिटी इन टॉर्ट। अब देखिए माइनर्स लाइबिलिटी इन टॉर्ट, टॉर्ट क्या होता है? बेसिकली एक सिविल रॉन्ग होता है कि आप किसी को इंजरी पहुंचा दें। ठीक है, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो बात थी उससे हट के आप कोई काम करें और उस काम से अगर किसी को कोई इंजरी हो जाए तो वो बेसिकली चीज कहलाती है टॉर्ट, कि आपने सिविल रॉन्ग कर दिया। ठीक है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट से हटे, कॉन्ट्रैक्ट से हट के आपने कोई काम करा और वो बेसिकली उससे इंजरी हो गई किसी को, तो ये टॉर्ट हो गया। माइनर्स टॉर्ट में बिल्कुल लायबल होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनर ने किसी से कोई हॉर्स लिया राइडिंग के लिए, ठीक है, एक मिनट सर, माइनर किसी को भी एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, देखें टॉर्ट क्या हो गया? बेसिकली टॉर्ट एक ऐसा काम हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट से हटके आपने किया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, आपने वो काम किया, और जब आपने वो काम किया तो किसी को उससे इंजरी हो गई, तो वो इस इंजरी को हम कहते हैं सिविल रॉन्ग, और बेसिकली वो चीज टॉर्ट कहलाती है। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल समझे, माइनर्स की लायबिलिटी टॉर्ट में कैसे होगी? माइनर बिल्कुल लायबल होगा। किस तरह से? देखिए, अगर एक माइनर एक हॉर्स ले रहा है राइडिंग के लिए, माइनर ने हॉर्स लिया राइडिंग के लिए, उधार उधार लिया किसी से ना, रेंट पे लिया, सॉरी,
राइडिंग के लिए, और ओवर राइडिंग कर दी, बहुत ज्यादा राइड करता रहा, जिससे वो हॉर्स जो है वो इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पे माइनर्स ने टॉल्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो बात कॉन्ट्रैक्ट में थी वो क्या थी? राइडिंग करना। ठीक है, उसने ओवर राइडिंग कर दी है तो नेग्लिजेंस है उसकी, ये टॉर्ट थोड़ी है, उसने कोई गलत काम नहीं करा। उसने क्या करा बेसिकली, एक सिविल रॉन्ग करा, सिविल रॉन्ग नहीं करा, उसने क्या करी, एक नेग्लिजेंस करी कि उसने ओवर राइडिंग कर दी, ओवर राइडिंग करी, हॉर्स इंजर्ड हो गया, तो ये उसने टॉर्ट नहीं किया, यहाँ पे वो लायबल नहीं है। लेकिन अब इसको दूसरी तरह से समझें, माइनर ने एक हॉर्स राइडिंग के लिए लिया और उस पर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप जो है इस हॉर्स से जंप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इस हॉर्स से जंप लगाओ तो ये गिर जाता है और उससे ये इंजर्ड हो जाता है। ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हुई। माइनर ने क्या करा, माइनर गया और उसने वो हॉर्स जो है अपने दोस्त को दिया राइड के लिए, और दोस्त को ये बात नहीं बताई कि इस पे से जंप नहीं लगानी वरना ये गिर जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, दोस्त ने राइडिंग करी और राइडिंग करते हुए उसने जंप लगा दी, हॉर्स गिरा, उससे इंजर्ड हो गया। जब वो उससे इंजर्ड हुआ तो फिर सीन ये हुआ कि यहाँ पे आपने एक सिविल रॉन्ग किया, क्योंकि देखें ये जंप नहीं लगानी, लेकिन आपने उस पर जंप लगा ली जो कॉन्ट्रैक्ट से हट के थी, और उससे किसी को इंजरी हो गई हॉर्स को, तो ये बेसिकली आपने सिविल रॉन्ग किया, आपने टॉर्ट किया, और इसके लिए माइनर बिल्कुल लायबल है। ठीक है, तो इसके लिए माइनर बिल्कुल लायबल होगा। जी, प्रिंसिपल बेसिकली एजेंट की श्योरिटी लेता है, उसके बेहाफ पे ही होता है, एक तरह से आप यूं ही समझ लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके आपका माइनर का जो एरिया है वो एंड हो गया। अगर किसी को माइनर से लिंक कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम अनसाउंड माइंड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड कॉम्पिटेंट पर्सन था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब देखेंगे कि बंदा होता क्या है, साउंड माइंड क्या होता है और फिर अनसाउंड माइंड क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन अपनी करेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है माइनर से लिंक तो वो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। सर अगर मेजर से नेग्लिजेंस हो जाए तो, देखिए नेग्लिजेंस अगर हो गई तो वो सिविल रॉन्ग नहीं है ना, वो टॉर्ट नहीं होगा। मेजर से भी नेग्लिजेंस होगी तो वो भी टॉर्ट नहीं है। टॉर्ट होता वो ये कि जब कॉन्ट्रैक्ट से हटके आप कोई काम करें और उससे किसी को इंजरी हो जाए, वही चीज टॉर्ट होती है। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में आते हैं। देखिए हमने जब ये पढ़ा था इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी शख्स जो है वो इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आता है तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसमें से हमने माइनर देख लिया। ठीक है, फिर माइनर में मुख्तलिफ पॉइंट्स भी पढ़े, शेयर होल्डर के हवाले से माइनर का क्या है, पार्टनरशिप के हवाले से माइनर का क्या है, सिनेरियोज हमने देखे कि कब कब माइनर लायबल है, कब कब माइनर लायबल नहीं है, कब रिस्टोरेशन होगी कब नहीं होगी, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, तो माइनर के तमाम पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं अनसाउंड माइंड की तरफ। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑफ साउंड माइंड, कि साउंड माइंड क्या होता है। A person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at that time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. रैशनल के मायने होते हैं दानिशमंदाना, मतलब अक्लमंदाना। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी शख्स साउंड माइंड होता है कब, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई भी शख्स साउंड माइंड होता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर समझ सकता हो और अपने मफाद में एक दानिशमंदाना जजमेंट भी ले सकता हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो साउंड माइंड है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे अक्सर जब भी विल लिख रहे होते हैं वहां पे लिखते हैं एंड में पूरे होशो हवास में, स्टार्टिंग यहीं से होती है, वो इसीलिए बता रहे होते हैं कि भाई मैं साउंड माइंड हूं इस वक्त। लेकिन अब आप देखें इसमें गौर करने की बात क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उस वक्त वो शख्स साउंड माइंड हो। ठीक है, मतलब उस वक्त वो शख्स टर्म्स एंड कंडीशन को समझ भी सकता हो और उस पर रैशनल जजमेंट भी ले सकता हो। मतलब अगर मैंने नशा किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रिंक की हुई है, नॉर्मली तो मैं साउंड माइंड हूं ना, लेकिन मैंने ड्रिंक करी हुई है और ड्रिंक करके मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उसका क्या मतलब है कि मैं उस वक्त जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं इस होशो हवास में नहीं हूं
कि मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकूं या उस पर रैशनल जजमेंट ले सकूं, एक डिसीजन ले सकूं अच्छा, तो इसका मतलब है मैं क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मैं होशो हवास में नहीं हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इंसान को अपने होशो हवास में रहना है। हालांकि नॉर्मली मेरी एग्जाम्पल में मैं साउंड माइंड ही था ना, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मैंने ड्रिंक करी हुई थी, मैं होशो हवास में नहीं था, तो ये वजह थी कि मैं अनसाउंड माइंड हो गया था। क्योंकि लॉ ने कहा है कि जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो उस वक्त आप रैशनल जजमेंट भी ले सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन समझ भी सकते हो, तो हम आपको कहते हैं कि आप साउंड माइंड है, आप एक सही दिमागी हालत में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, according to this section, therefore the person entering into the contract must be a person who understands that what is doing and is able to perform a rational judgment as to whether what he is about to do or is interest। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा हो तो वो शख्स का अपने होशो हवास में रहना जरूरी है। अब देखें यहाँ पे, a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contact when he is of sound mind। कोई भी शख्स जो अमूमन अनसाउंड माइंड रहता है, ठीक है, अमूमन वो सोचने समझने की सलाहियत में अपने नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोचने समझने की सलाहियत में आ जाता है, तो ऐसा शख्स भी उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो सोचने समझने की सलाहियत में। बेसिकली ये एक बीमारी होती है ल्यूनेटिक अजाइलम, जिसमें आपको दौरे पड़ते हैं पागलपन के, और कभी कभी आप ठीक भी हो जाते हैं, आप पागल रहते हैं, कभी कभी आप ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस इंटरवल में आप ठीक होते हैं उस इंटरवल में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिस इंटरवल में आप पागल होते हैं उस इंटरवल में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये कहने की बात है। अच्छा, कोई शख्स जो नॉर्मली साउंड माइंड रहता हो लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता हो, फॉर एग्जाम्पल बुखार की हालत में था, सही था, हर दिमाग काम करता है लेकिन बुखार की हालत में था भाई। दूसरा, वो जो है जनाब ड्रिंक किया हुआ था बहुत ज्यादा, तो ड्रिंक करने वाले का मतलब क्या हो गया कि जब वो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वो साउंड माइंड होता है, ठीक है, लेकिन जब वो ड्रिंक किया हुआ है वो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड। तो जिस दौरान वो साउंड माइंड होता है उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों बातें देख लें कि कोई शख्स जो कि नॉर्मली जो है वो अनसाउंड माइंड रहता था, लेकिन कभी कभी इंटरवल्स ऐसे आते हैं जिसमें वो साउंड माइंड होता है, तो उस इंटरवल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कभी कभी कोई शख्स जो कि साउंड माइंड होता था लेकिन कभी ओकेजनली वो जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया ड्रिंक वगैरह की वजह से, तो उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अगर अनसाउंडनेस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाया जाएगा। और अगर आप जाते हैं वहां पे, ठीक है, कोर्ट वगैरह की तरफ आप जाते हैं, तो वहां पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह उसके इन्वॉल्व होंगे और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को वहां से परफॉर्म करेंगे जब वो अनसाउंड माइंड हुआ हुआ होगा। ठीक है, या हो सकता है उसको मेंटल असाइलम में भी भेज दिया जाए कि ये ठीक हो गया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, या कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे ही खत्म कर दिया जाए और आपको रेमेडी वगैरह कुछ भी करा दी जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। ठीक है जी, अब देखें, इधर आ जाएं आप कि किन किन चीजों से अनसाउंडनेस अराइज हो जाती है, मतलब आप अपने होशो हवास खो देते हैं किन किन चीजों से। पहली है इडियोसी, हमकाना, हिमाकत। It is a God given and a permanent with no interval of seniness. The mental power of an idiot are completely absent because of lack of development of brain। Idiot वो होता है जिसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई हुई होती, मतलब बड़ा हो गया लेकिन दिमाग जो है वो 5 साल के 2 साल के बच्चे का है, तो वो बेसिकली इडियट होता है जिसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। वो शख्स यानी एक तरह से कह लें पागल जो होता है, ठीक है, तो वो अनसाउंड होता है, उसको लॉ अनसाउंड कहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन आए। सर अगर किसी ने अनसाउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इन्फोर्समेंट किस पे होगी? अनसाउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, वाइड एब इनिशियो है, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी है, इनकॉम्पिटेंट टू पार्टी है, अनसाउंड माइंड में कर ही नहीं सकता। वाइड एब इनिशियो पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती। सर क्यों वाइड नहीं होगा? बिकॉज पहले तो हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। सर वाइड इसलिए नहीं होगा, वो साउंड माइंड जिस वक्त हुआ हुआ है ना, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस वक्त वो साउंड माइंड हुआ हुआ है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर?
अनसाउंडनेस के वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो साउंड जब हुआ हुआ है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है जी। बर्डन ऑफ प्रूफ सर उसी शख्स पे आएगा, आपको प्रूफ करना होगा कि भाई जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त ये नशे की हालत में नहीं थे। देखें, डिपेंड करता है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट आप जा रहे हैं कोर्ट तो आपने प्रूफ करना है कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त ये सही हालत में थे। ठीक है, और अगर मेरे से आपने नशे में कोई सिग्नेचर ले लिए तो अब मैं कोर्ट जाके प्रूफ करूंगा कि भाई जिस वक्त इन्होंने ये साइन लिया उस वक्त मैं नशे की हालत में था, मैं अनसाउंडनेस में था। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे इस तरह से दोनों पार्टीज पे आएगा। ठीक है, idiocy हो गया, disease of the brain. A lunatic loses the use of his reason due to some mental strain or disease. Of course, he may have lucid intervals of sanity. ल्यूनेटिक क्या होता है? बेसिकली आपको इंटरवल आते हैं पागलपन के, जो दौरे पड़ना जिसे कहते हैं। ठीक है, कि कभी आप पागल हो जाते हैं और कभी आप ठीक हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक आपके पास इंटरवल होते हैं इस बीमारी में। तो वो भी जब आप बीमार, आप इंटरवल में होंगे, आप पागल हुए होंगे तो अनसाउंड माइंड हो गए, जब आप ठीक होंगे तो साउंड माइंड हो गए। ठीक है, तो अनसाउंडनेस इससे भी अराइज हो जाती है। सर अगर पर्सन साउंड माइंड था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में परमानेंट अनसाउंड माइंड हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिल्कुल होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देंगे। देखिए, अगर कोई शख्स, अब मैं आपको बताता हूं, अगर कोई शख्स अनसाउंड माइंड था, ठीक है, इसको समझें, ये आपकी पढ़ी हुई बात है। अगर कोई शख्स साउंड माइंड था, बाद में परमानेंट अनसाउंड हो गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो गया ना, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिस्टोरेशन हो जाएगी बेनिफिट्स की। अगर वो साउंड माइंड था, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद वो पागल हो गया, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद सर्कमस्टांसेस की वजह से ये इनवैलिड हो गया, मतलब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ तो रिस्टोरेशन करेंगे आप। क्यों? इसमें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई ना, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया करना, या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई, अभी आप कर ही नहीं सकते परफॉर्म। याद है हमने शादी वाली एग्जाम्पल भी पढ़ी थी, उसमें भी तो यही हुआ था कि ए ने बी से शादी का वादा करा और बी पागल हो गए, वो भी तो यही चीज है। ठीक है, तो ड्रंकनेस, सर रिस्टोरेशन हो जाएगी पागल होने के बाद, दोनों एक साथ पागल नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ पागल होंगे तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है ना। देखें, एक इंसान होता है, उसके लवाहिकीन होते हैं, वारिस होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उसमें रिस्टोरेशन करा देंगे, कोर्ट रिस्टोरेशन करा देगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ल्यूनेटिक हो गया, फिर ड्रंकनेस। ड्रंकनेस बहुत कॉमन है कि आप टेम्परेरी तौर पे नशे की हालत में अगर आ जाते हैं तो उससे भी आपके क्या होता है, आप कुछ ऐसे ड्रग्स अपनी बॉडी में इनहेल कर लेते हैं जिससे क्या होता है, इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आप अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो देते हैं। जैसे कि वाइन वगैरह पी लें आप, या दूसरे कुछ ड्रग्स आप ले लें जिससे आप सोचने समझने की सलाहियत खो देते हैं, तो वो भी तमाम के तमाम आपके इंसैनिटी को क्रिएट करते हैं, आपकी अनसाउंडनेस को क्रिएट कर देते हैं। तो वो भी शख्स अनसाउंड होता है जो ड्रिंक किया हुआ होता है, उस वक्त टेम्परेरी तौर पे वो अनसाउंड हो जाता है। हिप्नोटिज्म, आपको पता है आर्टिफिशियली आप किसी के दिमाग पे कब्जा कर लें, हिप्नोटाइज कर लें, हिप्नोटाइज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करा सकते। अगर किसी शख्स पे हिप्नोटिज्म हुआ हुआ है तो इसका मतलब है वो भी अनसाउंड माइंड है। मेंटल डिके ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, जहां पे इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज sought to be avoided on any of the above ground, the burden of proof lies on the party who sets up such a disability। ठीक है जी, पहली बात, क्या होता है ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, आप इतने बुजुर्ग हो गए थे, इतने बूढ़े हो गए थे कि आपका दिमाग काम करना बंद हो गया था। ये भी बेसिकली अनसाउंडनेस होती है कि जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा बिल्कुल बराबर होता है, ये आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, सूरह यासीन के तर्जुमे में भी है कि जब किसी की आप तवील उम्र किसी को मिलती है तो वो वापस वहीं चला जाता है जहां से वो, जिस तरह से वो पैदा हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो मेंटल डिके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज क्या होता है कि मेंटली आप अब
समझने की सलाहियत खो चुके हैं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वहां पे भी आप अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, इन केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट is sought to be avoided on any of the above ground, the burden of proof lies on the party who sets up such a disability. कह रहे ऊपर वाले जितने भी आपने दिए हुए हैं, अनसाउंड माइंड के, ड्रंकनेस है, हिप्नोटिज्म है, ल्यूनेटिक है, बाकी चीजें जो है, इडियोसी, ये तमाम की तमाम उस पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ रहा है जो अपने आप को विक्टिम क्रिएट करा रहा है कि भाई मैं उस वक्त ड्रंक किया हुआ था, मैं उस वक्त हिप्नोटिज्म में था, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ठीक है, बट इफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज वन एस्टैब्लिश्ड, the burden of providing a lucid interval is on him who set it up. लेकिन अगर अगला ल्यूनेटिक इंटरवल में चला गया, अनसाउंडनेस में चला गया, तो फिर सामने वाले पे प्रूव आ गया। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर मैंने ड्रिंक किया हुआ था और मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो दर हकीकत वो अगले के बेनिफिट में होगा, मेरे बेनिफिट में नहीं होगा, जब भी तो उसने मुझसे नशे की हालत में किया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे आएगा कि मैं जाके प्रूफ करूं कि भाई मैं उस वक्त ड्रिंक में था। लेकिन अगर मैं ल्यूनेटिक हो गया, मैं पागल ही हो गया, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे आएगा कि भाई वो प्रूफ करेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये उस वक्त बिल्कुल सही था, ये अभी पागल हो गया, तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा जी, अब इफेक्ट्स को देख लेते हैं। जिस तरह हमने माइनर के इफेक्ट्स देखे थे, इसी तरह इसके भी देखते हैं अनसाउंड माइंड के इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट मेड बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। An agreement entered into by a person of unsound mind is treated on the same footing as that of minors. कहने का मतलब ये कि भाई जितनी भी चीजें आपने माइनर के एग्रीमेंट में इफेक्ट्स पढ़े थे, मतलब एजेंट के तौर पे, पार्टनर के तौर पे, जनाब नेसेसिटीज के तौर पे, वो तमाम के तमाम सेम सेक्शंस अप्लाई हो जाते हैं अनसाउंड माइंड के लिए। उन्हीं में आप माइनर की जगह अनसाउंड माइंड का वर्ड रिप्लेस कर दिएगा, वो तमाम के तमाम अनसाउंड माइंड के सेक्शंस बन जाएंगे। सर अगर प्रूफ ना कर सके कि मैंने उस टाइम ड्रिंक किया हुआ था, तो फिर क्या होगा? फिर आपके हक में फैसला नहीं होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे अगर प्रूफ नहीं कर सके। ठीक है, तो आपके हक में फिर फैसला नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी इफेक्ट्स आपने माइनर पे पढ़े थे, वो तमाम के तमाम इफेक्ट्स आप आके अनसाउंड माइंड पे भी सेम इफेक्ट हैं। जहां जहां माइनर का वर्ड था वहां आप अनसाउंड माइंड कर लेंगे तो वो तमाम के तमाम इफेक्ट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है जनाब, अब आते हैं हम अनसाउंड माइंड में से किसी को कुछ पूछना है तो मजीद हमारे, एक मिनट, एक क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट दोबारा बता दें शुरू से कंटिन्यू। देखो, इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोल रहा है। इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जितने भी इफेक्ट्स हमने माइनर के पढ़े थे ना एग्रीमेंट के, कि माइनर एग्रीमेंट आर वाइड एब इनिशियो, माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर के पेरेंट्स की क्या लायबिलिटी होगी, एडल्ट और माइनर ज्वाइंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या इफेक्ट होंगे, वो तमाम इफेक्ट में तो माइनर की जगह अनसाउंड माइंड का वर्ड लिख देना, तो वो तमाम के तमाम इफेक्ट्स अनसाउंड माइंड के हो जाएंगे। मतलब जो माइनर के इफेक्ट थे, जो माइनर के कॉन्सिक्वेंसेस थे, वही अनसाउंड माइंड के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सेम। ठीक है, तो मतलब वो याद कर लोगे तो ये सेम याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं डिस्क्वालिफाइड पर्संस। मजीद मैंने आपको बताया था कि माइनर होता है इनकॉम्पिटेंट, आपके ये जो होते हैं अनसाउंड माइंड होता है, और तीसरा आपके जो लॉ ने डिस्क्वालीफाई खुद से कर दिए हो कि भाई ये इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहली बात, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी क्या है? एन एलियन सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री को एलियन कहते हैं। एन एलियन लिविंग इन पाकिस्तान कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग पीस टाइम ओनली। ठीक है, एंड दैट टू सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इन द रिस्पेक्ट। On the declaration of war between his country and Pakistan, he becomes an alien enemy and cannot enter into contracts. Alien friend can contract, but an alien enemy can't contract. ठीक है, contract entered into before the declaration of the war stands suspended and cannot be performed during the course of war. Of course, they can revive after the war is over, provided they have not already become time barred. एलियन एनिमी क्या होती है? वो सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री जो पाकिस्तान
ठीक है जना। तो एलियन एनिमी दर हकीकत क्या होती है? एलियन एनिमी वो होती है जो आपके मुल्क में फॉरेन सिटीजन रह रहा हो लेकिन उसके मुल्क से आपकी वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो ऐसे शख्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ देखें, अब आपके मुल्क में चाइनीज भी रह रहे हैं, इंडियन भी रह रहे हैं, आपकी इंडिया के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई लेकिन चाइना के साथ आपकी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई भी, तो चाइना एलियन फ्रेंड हो गया, इंडियन एलियन एनिमी हो गया सिटीजन। तो आप एलियन फ्रेंड के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन उस दौरान आप एलियन। स्टूडेंट सर के थोड़े से इंटरनेट में इशू है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। स्टूडेंट सर 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके पास इशू आ गया था टेक्निकल, 2-3 मिनट में वेट करने हैं, 2-3 मिनट वेट करना।
ठीक है जी। तो कॉन्विक्ट हो गया। कॉन्विक्ट क्या होता है? कॉन्विक्ट इज वन हु इज फाउंड गिल्टी एंड इज इम्प्रिजन्ड। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, स्टक हो गई है। मेरा इंटरनेट का इशू है सर आपका। सर आवाज़ आ रही है? सर आवाज़ आ रही है आपको?
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही? जी आ गई, आवाज आ गई। अच्छा जी, कॉन्विक्ट बार बार हमारी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि कॉन्विक्ट क्या है। कि जो भी शख्स ऑलरेडी किसी जुर्म की सजा काट रहा होता है वो कॉन्विक्ट होता है। तो कोई भी शख्स जब कॉन्विक्ट होता है तो वो इनकॉम्पिटेंट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, या अगर उस पर कोई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था तो उस पर सूट फाइल करने के लिए भी वो अपनी कॉन्विक्शन के दौरान वो इनकॉम्पिटेंट होता है। हाँ, जब उसकी सजा पूरी हो जाए तो फिर वो उस पर सूट वगैरह फाइल कर सकता है, बशर्ते ये कि वो टाइम बार्ड ना हुए हों। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैरिड वुमेन। ठीक है, married women are competent to enter into contract with respect to their separate properties. Provided they are major and are of sound mind, they cannot enter into a contract with respect to their husband properties. A married woman can, however, act as an agent of her husband and bind her husband property for necessaries supplied to her. देखें, जो मैरिड वुमेन होती है वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है अगर वो मेजर है, मेजर तो होगी, और साउंड माइंड है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हाँ देखिए, हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है उसको नेसेसरी सप्लाई करना, लेकिन अगर वो नेसेसरी हस्बैंड सप्लाई नहीं कर पाता और उसको कुछ कोई और प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो जिंदा रह सके, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी वहां पे उस नेसेसिटीज के लिए बाउंड हो सकती है। ठीक है, फिर अगला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है कि इंसॉल्वेंट है। ठीक है, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, मतलब वो तो ऑलरेडी वो शख्स है जिसका दिवालिया निकल चुका है, कि जिसके पर्सनल एसेट्स कम हो गए, पर्सनल लायबिलिटीज ज्यादा हो गई। तो सीधी सी बात है, जब वो ऑलरेडी इतने बुरे हालात में है तो उसको लॉ ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अब उसके बाद वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे आके क्योंकि जब एक शख्स इनसॉल्वेंट होता है ना तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है कोर्ट की तरफ से, जो उसके तमाम एसेट्स बेचता है, तमाम लाइबिलिटीज उतारता है। अब एसेट्स ही कम के बिके, 100 रुपए के बिके, लाइबिलिटीज 200 रुपए की थी, तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो अब वो मजीद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी जो होती है वो भी इनकॉम्पिटेंट होती है पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जैसे कि किसी से शादी के वादे नहीं कर सकती, ये सारी चीजें नहीं कर सकती, लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो उसका मेमोरेंडम, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे अलाउ करता है। मेमोरेंडम में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसे जिन कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करता है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये कंपनी वाली हेडिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी इससे ऊपर अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। अनसाउंड माइंड देखें, बेसिकली क्या है कि मैरिड वुमेन जो है अगर वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो साउंड है, और वो जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी के नहीं कर सकती। हाँ, अगर हस्बैंड उसे नेसेसिटी सप्लाई नहीं कर पाया तो फिर हस्बैंड की प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकती है। फॉरेन सर्वेंट्स एंड एम्बेसडर्स, ये क्योंकि आपके हुकूमत के बुलावे पे आते हैं बाहर मुल्कों से डिप्लोमेट्स वगैरह, ठीक है, जो मेहमान होते हैं, तो इसी वजह से ये इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन पे केस करने के लिए, इन पे सूट फाइल करने के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए पहले ही कानून ने कह दिया कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ परमिशन वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं। सर अगर हस्बैंड की डेथ हो गई हो, हाँ तो हस्बैंड की डेथ हो गई हो तो इसमें क्या है, तो अब तो विडो के पास जो प्रॉपर्टी आएगी उसकी हो गई ना सब कुछ। तो जब वो हो गई तो फिर तो हस्बैंड ही खत्म हो गया, वो खुद करेगी जो कुछ करेगी। डिस्क्वालिफाइड पर्सन में समझ में नहीं आए? अच्छा, सारे ही समझ में नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये सारे मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। एम्बेसडर क्या होता है, जो आपके हुकूमत के बुलावे पे होते हैं ना, आपके मुल्क में रह रहे होते हैं, एम्बेसीज होती हैं। ठीक है, तो इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से केस होता है, इसी वजह से लॉ ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप एम्बेसडर के साथ केस सूट फाइल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन पे सूट भी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, एलियन एनिमीज, एलियन क्या होता है, जो आपके फॉरेन सिटीजन आपकी कंट्री में रह रहा होता है, तो अगर उसकी कंट्री से आपकी वॉर डिक्लेयर हो जाए तो आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड है, लॉ ने मना कर दिया। ठीक है जनाब, इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि कोई भी शख्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके पर्सनल एसेट्स कम हो गए, पर्सनल लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, तो उसका दिवालिया निकल गया, डिक्लेयर्ड हो गया इंसॉल्वेंट, और जो शख्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो जाए तो उसके साथ भी फिर आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। ठीक है, टेस्ट आपका होगा जब लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा तब। एडजस्ट इंस्टॉलमेंट मींस वही होता है कि आपके पर्सनल एसेट्स कम हो गए और पर्सनल लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो आपका दिवालिया निकल गया, आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट आपको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करता है और आपके तमाम एसेट्स वगैरह को सेल आउट करके फिर वो चीज लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। कॉन्विक्ट वो होता है जो पहले से किसी जुर्म में सजा काट रहा हो, तो अगर कोई शख्स किसी जुर्म में ऑलरेडी सजा काट रहा है तो वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अपनी सजा के दौरान, उस ना ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसकी सजा से पहले पहले हुआ था, जब वो सजा नहीं काट रहा था, तो वो उनपे भी सूट फाइल नहीं कर सकता। बट जब वो सजा काट लेगा फिर लिमिटेशन एक्ट के तहत टाइम बार्ड देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद वो फिर सूट फाइल करेगा। लास्ट वाला बता दें सिर्फ एफ वाला। एफ वाला कौन सा था भाई? नहीं, एफ वाला भी रहने दो, वो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी सी बात मेमोरेंडम पे भी करनी है। ठीक है, तो वो रहने दो अभी, क्योंकि मैं थोड़ा मेमोरेंडम के बारे में भी बताऊंगा। जी, एडजस्ट इंसॉल्वेंट इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सही कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर लाइबिलिटी है, लोन नहीं है। माइनर लाइबिलिटी इन टॉर्ट बताते हैं। लेकिन टॉर्ट क्या है? बेसिकली आपने इंजरी करी किसी को, आपने कोई ऐसा काम करा जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में था, जिससे किसी को इंजरी हो गई, अगर ऐसी कोई हरकत आपने करी है तो माइनर लायबल होगा। माइनर पे लाइबिलिटी आती है, माइनर लायबल होगा। ठीक है, बट वी कैन सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर कॉन्विक्शन। नहीं, अब वो तो पहले ही सजा काट रहा है ना, तो आप कैसे सूट फाइल कर सकते हैं? आपने कॉन्विक्शन से पहले कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया था, लेकिन अभी उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही वो सजा याफ्ता हो गया, मुजरिम हो गया, तो अभी आप उस पर सूट क्या फाइल करेंगे? तो ऑलरेडी सजा काट रहा है। ठीक है, कॉन्विक्शन के बाद आप उसकी सेंटेंस के बाद देखेंगे कि वो टाइम बार्ड वगैरह हुआ नहीं हुआ। सर एलियन एनिमीज के बाद वाला पॉइंट बता दें, नेट का इशू आ गया था आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल आ गया था। ठीक है जनाब, 1 मिनट। एलियन एनिमी के बाद वाला पॉइंट, फॉरेन सर्वेलेंस एम्बेसडर्स, जो एम्बेसी के लोग होते हैं, इनके ऊपर भी, इनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लॉ ने क्लियर मना किया हुआ है। ठीक है, तो इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये भी इनकॉम्पिटेंट है। क्यों? क्योंकि इन पे सूट फाइल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन देने के बाद बचने के लिए, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ये वो नाम है जिनके साथ आपको पता होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई सवाल? सर इसमें 47 चैप्टर हैं, आप सारे करवाएंगे? नहीं, सारे नहीं करवाऊंगा, इसमें बहुत से एक्ट ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के नहीं है, आप टेंशन नहीं लें, सारे नहीं होंगे। अच्छा जी, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। बाकी वो जो भाई थे जो कह रहे थे कि मुझे पूरे ही समझ में नहीं आया डिस्क्वालीफाइड पर्सन, वो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो पर्सनल, ताकि मैं तुम्हें वो भेज दूँ वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड हो गया है, तो यहाँ मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सवाल पूछे थे, उनके मैंने आंसर नहीं कर पाया, मसरूफियात किए थे, वो दोबारा अगर अपने सवाल सेंड कर दें ताकि उनको भी मैं आंसर कर दूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, बस एक एक करके सबकी। चलें जी, अल्लाह हाफिज।